नमस्ते। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि ज्योतिष में जब भी किसी ग्रह या नक्षत्रों के बारे में बात हो और चंद्रमा का बात ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम पंचांग की बात करें, ज्योतिष की बात करें, नक्षत्रों की बात करें, ग्रहों की बात करें, तो वहाँ पे चंद्रमा का एक बहुत ही अहम भूमिका आ जाता है। इस कंडीशंस में जब भी चंद्रमा का अहम भूमिका आता है तो वहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि जब भी नक्षत्रों का, ग्रहों का और राशियों का विभाजन हुआ, वहाँ पे चंद्रमा को बहुत ही ज़्यादा प्रमुखता दी गई है। जब हम खुले आकाश में देखते हैं तो हमें तीन चीज़ स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले हो जाते हैं सूर्य, दूसरे चंद्रमा और तीसरे तारे। ये तीन चीज़ हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। वैदिक काल में, पुराने ज़माने में जब हमारे ऋषि महर्षि आकाशों को देखा करते थे तो वहाँ पे दिखता था कि चंद्रमा जो कि खुले आँखों से दिखती है, सूर्य खुले आँखों से दिखती है और तारों के कई सारे समूह को जोड़ करके नक्षत्रों का निर्माण किया गया। जो हमारे सूर्य, चंद्रमा है वो ग्रहों के रूप में आते हैं। चंद्रमा जो कि अभी नॉर्मली अगर साइंटिफिक रूप से बात करें तो सैटेलाइट है, बट पुराने ज़मानों में उन्हें भी ग्रह के श्रेणी में रखा गया था। सूर्य को भी ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। ये सारे ग्रह, नक्षत्र एवं तारों का जो समूह है वो सभी हमारे जीवन पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर करते हैं। 12 राशियों का विभाजन, 27 नक्षत्रों का जो विभाजन है और हर नक्षत्र के 4 चरण का विभाजन ग्रहों के द्वारा किया गया है। पहले इसमें चंद्रमा को प्रमुखता दी गई है, फिर सूर्य को, और उसके बाद इन सभी का निर्माण हुआ। तारों के समूह को हम लोग नक्षत्र के रूप में मानते हैं। नक्षत्र, किस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं, जैसे यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा भी किस नक्षत्र में बैठे हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारे जीवन पे। हमारे जीवन में नक्षत्रों पे आधारित बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जन्म कुंडली देखते वक्त नॉर्मली ग्रहों का अध्ययन कर लेते हैं, भावों का अध्ययन कर लेते हैं, किस ग्रह, कौन सा ग्रह किस भाव में बैठे हैं इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। बट नक्षत्रों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारा जन्म किस नक्षत्र में हुआ है और उस नक्षत्र के स्वामी का हमारी कुंडली में प्लेसमेंट क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। इस कंडीशंस में देखने के लिए मिलता है कि हमारे नक्षत्रों के ऊपर हमारा जो स्वभाव है, बर्ताव है और जीवन शैली है, ये बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। इस सभी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आर्द्रा नक्षत्र की बात कर ले तो आर्द्रा नक्षत्र जो है वो शिव के अश्रु के रूप में दिखाया गया है। इन नक्षत्रों वालों जो भी इन नक्षत्र में जन्म लेते हैं वह व्यक्ति जनरली देखने के लिए यह मिलता है कि आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे हुए जातक बहुत ही ज़्यादा गुस्से करने वाले, जैसे भगवान शिव का जो रूप होता है उसी का कहीं ना कहीं अंश बताया गया है आर्द्रा नक्षत्र को, एज अ डिस्ट्रॉयर। आर्द्रा नक्षत्र वालों को गुस्सा कंट्रोल ना हो पाना, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं। इनमें बहुत ही अच्छी चीज़ें भी हैं। पुनर्वसु नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र में कोई भी चीज़ जो आपसे छीनती है वह वापस आती है आपके पास, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि दुगना होकर के मिलती है। जनरली वेनस का पुनर्वसु नक्षत्र में बैठना भी बहुत अच्छा माना जाता है और बहुत बुरा भी माना जाता है। बहुत अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि जब भी पुनर्वसु में वेनस होता है तो वेनस के जितने भी कारकत्व होते हैं वो आपके जीवन से जैसे ही आपको मिलते हैं और वापस चले जाते हैं, उसके बाद फिर वापस लौट करके वो चीज़ आती है और बहुत ही अधिक मात्रा में आती है। जैसे वेनस रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, तो हमारे मनी को, लग्जरियस लाइफ को, हमारे रिलेशनशिप्स को। तो जनरली जिनका वेनस पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा हो और 7th हाउस बहुत अच्छे कंडीशन में ना हो तो उनकी 2-3 मैरिज भी देखी गई है। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि 2-3 मैरिज करने के बाद वो सुखी नहीं रहते हैं। फर्स्ट मैरिज के बाद सेकेंड मैरिज जो करेंगे उनमें उनका बहुत अच्छा रिजल्ट मैरिज को लेकर के रहता है, सेकेंड में उतना अच्छा रिजल्ट रहता है, थर्ड में अच्छा रिजल्ट रहता है। तो इन सभी चीज़ों को पुनर्वसु नक्षत्र में जब भी वेनस जाते हैं तो वो रिटर्न करते हैं हर चीज़ को। इसी प्रकार हमारे 27 नक्षत्रों का विभाजन किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।